कहानी शुरू होती है 7 नवंबर सन 1867 को। पोलैंड के वारसा में एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया मारिया स्कोलोडोवास्का। मारिया बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थी। केवल 4 साल में किताबें पढ़ने वाली मारिया के पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी। वो जो एक बार देख लेती थी उसके दिमाग में छप जाता था। कम उम्र में ही मारिया ने 5 भाषाओं को सीख लिया था। मारिया अपने पिता के लैब उपकरणों को खिलौना मानती थी। उसका फोकस ऐसा था कि जब वो पढ़ने बैठती थी तो उसके आसपास कुछ भी हो रहा हो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होती थी, और ये बड़ी बात है। मारिया के पिता व्लादिस्लाव फिजिक्स और मैथ के एक काबिल प्रोफेसर थे। वे अपने देश पोलैंड से बहुत प्यार करते थे। उस समय पोलैंड पर रूस का कब्जा था और रूसी अधिकारी पोलैंड के लोगों पर अपनी मर्जी थोपते थे। मारिया के पिता रूसी अधिकारियों की गलत बातों के आगे कभी नहीं झुके। उनकी इसी देशभक्ति की वजह से रूसी सरकार ने उन्हें बागी माना और उनकी सम्मानजनक प्रोफेसर की नौकरी छीन ली। नौकरी जाने के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मारिया को मिलाकर कुल 5 भाई बहन थे और उनमें से सबसे बड़ी बहन का नाम था सोफिया। घर चलाने के लिए पिता ने अपने घर में छात्रों को रहने के लिए जगह दी। वह छोटा सा घर अब हॉस्टल जैसा बन गया था जहाँ गरीबी के बीच मारिया का बचपन बीत रहा था। दुखों का सिलसिला यही नहीं रुका। मारिया के घर जो छात्र रहने आए थे उनमें से एक को टाइफस नाम की संक्रामक बीमारी थी। क्योंकि घर छोटा था और सब साथ रहते थे तो यह बीमारी मारिया की बड़ी बहन सोफिया को लग गई। 1876 में जब मारिया बहुत छोटी थी उसकी बड़ी बहन सोफिया ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। यह मारिया के जीवन का पहला बड़ा सदमा था। अभी बहन की मौत का जख्म भरा भी नहीं था कि मारिया की माँ ब्रोनिस्लावा को टीबी हो गया। उस दौर में टीबी का मतलब मौत था। माँ अपनी छोटी बच्ची मारिया को बहुत प्यार करती, लेकिन बीमारी न फैल जाए इस डर से मरते दम तक उसने अपनी बेटी को गले नहीं लगाया। 1878 में जब मारिया मात्र 10 साल की थी उसकी माँ की भी मृत्यु हो गई। मात्र 11 साल की उम्र में मारिया ने गरीबी देखी। अपनी देशभक्ति की वजह से पिता को दर दर भटकते देखा, अपनी बहन और माँ को जाते हुए देखा, लेकिन इन आंसुओं ने मारिया को कमजोर नहीं बल्कि फौलाद बना दिया था। मारिया और उसकी बड़ी बहन ब्रोनिया दोनों डॉक्टर और साइंटिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन 2 बड़ी मुश्किलें थी। एक तो घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और दूसरा पोलैंड की यूनिवर्सिटी में लड़कियों का पढ़ना मना था। पढ़ने के लिए पेरिस जाना जरूरी था, पर खर्च कौन उठाता? तब 18 साल की मारिया ने अपनी बड़ी बहन ब्रोनिया के सामने एक प्रस्ताव रखा। मारिया ने कहा, ब्रोनिया तुम पेरिस जाओ और अपनी पढ़ाई शुरू करो। मैं यहाँ रुककर नौकरी करूंगी और तुम्हें हर महीने पैसे भेजूंगी। जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जब तुम कमाने लगोगी, तब तुम मुझे पेरिस बुला लेना और मेरा खर्चा तुम उठाना। अपनी बड़ी बहन का सपना पूरा करने के लिए मारिया ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक अमीर परिवार के यहाँ बच्चों को पढ़ाने और उनको देखने की नौकरी करने लगी। उस घर में वो बच्चों को पढ़ाती, उनके कपड़े ठीक करती और जो भी पैसे मिलते उसका एक बड़ा हिस्सा अपनी बहन को पेरिस भेज देती। दिन भर नौकरी करने के बाद मारिया रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई करती थी। वो पोलैंड की एक फ्लाइंग यूनिवर्सिटी से भी जुड़ी जहां रात के अंधेरे में पुलिस से छिपकर लड़कियों को गुप्त रूप से पढ़ाया जाता था। आखिरकार 1891 में ब्रोनिया की पढ़ाई पूरी हुई और उसकी शादी हो गई। उसने मारिया को खत लिखा, अब मेरी बारी है, तुम पेरिस आ जाओ। मारिया के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो ट्रेन का अच्छा टिकट ले सके। वो लकड़ी के डंडे बेचने वाले 3rd क्लास डिब्बे में बैठकर अपना खाना और अपनी कुर्सी साथ लेकर हफ्तों का सफर तय कर पेरिस पहुंची। 1891 में मारिया पेरिस की सोर्बन यूनिवर्सिटी पहुंची और यहीं पर उन्होंने अपना नाम बदलकर मैरी कर लिया, क्योंकि यह नाम फ्रेंच बोलने वालों के लिए आसान था। मैरी यूनिवर्सिटी के पास एक छोटे से कमरे में रहती थी। वहां ना पानी था, ना बिजली और ना ही हीटर। पैसे बचाने के लिए वो अक्सर चाय और ब्रेड खाती थी। एक बार तो वो अपनी लैब में ही भूख की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ी थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सर्दी में कोयला खरीद सके, इसलिए वो अपने सारे कपड़े, यहाँ तक कि कुर्सियां भी अपने ऊपर रख लेती थी ताकि ठंड से बच सके। मैरी को अपने रिसर्च के लिए एक बड़ी लैब की जरूरत थी। उनके एक दोस्त ने उन्हें पियरे क्यूरी से मिलवाया, जो उस समय जाने माने फिजिक्स के प्रोफेसर थे। पियरे 35 साल के थे और उन्होंने कसम खाई थी कि वो कभी शादी नहीं करेंगे, लेकिन जब वे 27 साल की मैरी से मिले तो उनकी सादगी और विज्ञान के प्रति जुनून देखकर दंग रह गए। पियरे को पहली बार कोई ऐसी महिला मिली थी जो उनके बराबर की बुद्धि रखती हो। पियरे ने मैरी को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन मैरी वापस पोलैंड जाना चाहती थी। आखिरकार मैरी मान गई और उनकी शादी हुई। उनकी शादी बहुत ही सादगी भरी थी। मैरी ने कोई सफेद रंग की गाउन नहीं पहनी, बल्कि वो एक गहरे नीले रंग की ड्रेस पहनी ताकि वे उसे बाद में अपनी लैब में भी पहन सके। उन्होंने शादी के तोहफे से मिले पैसों से 2 साइकिलें खरीदी ताकि वो एक साथ घूम सकें। शादी के बाद उन दोनों ने अपना पूरा जीवन एक दूसरे और विज्ञान को समर्पित कर दिया। उन्होंने एक पुराने टूटे हुए छप्पर को अपना लैब बनाया, जहां सर्दियों में कड़ाके की ठंड और बारिश में पानी टपकता था। यहीं से उनकी उस खोज की शुरुआत हुई जिसने दुनिया बदल दी।
शादी के बाद मैरी ने अपनी पीएचडी के लिए एक ऐसा विषय चुना जिसे उस समय कोई समझ नहीं पा रहा था, यूरेनियम रेज। मैरी ने पिच ब्लेंड नाम के एक काले पत्थर के कचरे पर काम करना शुरू किया। उन्हें शक था कि इस कचरे में कोई ऐसा तत्व है जो यूरेनियम से भी लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली है। मैरी ने टनों भारी पत्थर मंगाए। वे दिन भर लोहे के बड़े कड़ाहों में उस कचरे को उबालती और लोहे की भारी छड़ से उसे हिलाती रहती। एक तरफ वे छोटी बेटी आयरीन को पाल रही थी और दूसरी तरफ एसिड के धुएं और गर्मी के बीच लोहे के भारी काम कर रही थी। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1902 की एक रात मैरी और पियरे अपनी अंधेरी लैब में गए। उन्होंने वहाँ पर जो देखा वह जादुई था। लैब की मेज पर रखी छोटी सी शीशियों में से एक अजीब सी नीली हरी रोशनी निकल रही थी। मैरी ने इस तत्व का नाम रखा रेडियम। उन्होंने एक और तत्व खोजा जिसका नाम अपने देश पोलैंड के नाम पर पोलोनियम रखा था। यह खोज इतनी बड़ी थी कि इसने कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज का रास्ता खोल दिया। 1903 में जब नोबेल पुरस्कार देने की बात आई तो कमेटी सिर्फ पियरे को इनाम देना चाहती थी, क्योंकि उस समय लोगों को लगता था कि एक महिला इतनी बड़ी खोज नहीं कर सकती। लेकिन पियरे ने साफ कह दिया कि अगर मेरी पत्नी मैरी को सम्मान नहीं मिला तो मैं भी यह अवार्ड नहीं लूंगा। आखिरकार मैरी क्यूरी नोबेल पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि पेरिस की एक सड़क पार करते समय पियरे क्यूरी का एक्सीडेंट एक घोड़ा गाड़ी से हो गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मैरी पूरी तरह टूट गई। उसके पास 2 छोटी बेटियां थीं, लेकिन उन्होंने रोने के बजाय पियरे के अधूरे काम को पूरा करने की कसम खाई। वो पियरे की जगह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली पहली महिला प्रोफेसर बनी। 1911 में मैरी को दोबारा नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में मिला। आज भी वो इकलौती ऐसी महिला है जिन्हें 2 अलग अलग साइंस के क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिले हैं। मैरी ने जो रेडियम खोजा था वह अंधेरे में चमकता था, लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि वह चमक उनकी जान ले लेगी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी विज्ञान पर कुर्बान कर दी ताकि आने वाली पीढ़ियों को कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने की रोशनी मिल सके। रेडिएशन का अनजाना खतरा। जब मैडम क्यूरी रेडियम और पोलोनियम पर काम कर रही थी तब वैज्ञानिकों को यह नहीं पता था कि रेडियो एक्टिव रेज इंसान के शरीर के लिए कितनी घातक हो सकती हैं। उस समय सुरक्षा के कोई नियम नहीं थे और मैडम क्यूरी ने दशकों तक बिना किसी सुरक्षा के रेडियम के साथ काम किया। वो रेडियम की चमकती हुई शीशियों को अपनी जेब में रखकर घूमती थी। वो अपनी लैब की मेज की दराज में रेडियम के नमूने रखती थी और रात के अंधेरे में उनकी रोशनी को निहारती रहती थी। लगातार रेडिएशन के संपर्क में रहने के कारण उनके शरीर की हड्डियों के अंदर की बोन मैरो पूरी तरह खराब हो गई थी। बोन मैरो ही हमारे शरीर में नई ब्लड सेल्स बनाता है। रेडिएशन की वजह से उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया नाम की बीमारी हो गई, जिसमें शरीर नया खून बनाना बंद कर देता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने घायल सैनिकों के एक्सरे के लिए जो मोबाइल यूनिट्स चलाई थी, वहां पर भी वो बिना किसी सुरक्षा कवच के एक्सरेज के संपर्क में रही। इससे शरीर पर रेडिएशन का हमला और बढ़ गया और 1934 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के 90 साल बाद भी उनका शरीर और उनकी चीजें आज भी खतरनाक हैं। उन्हें एक विशेष शीशे से यानी लेड से बने ताबूत में दफनाया गया है ताकि उनके शरीर से निकलने वाला रेडिएशन बाहर न फैले। उनकी लैब की नोटबुक, उनके फर्नीचर और यहाँ तक कि उनकी खाना पकाने की किताबों में आज भी इतना रेडिएशन है कि उन्हें छूना मौत को दावत देने जैसा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि रेडियम की हाफ लाइफ 1600 साल की होती है, यानी उनके कागजात अगले 1500 सालों तक रेडियोधर्मी बने रहेंगे। मैरी क्यूरी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी खोज आज भी लाखों कैंसर मरीजों को नई जिंदगी दे रही है। मैरी क्यूरी की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी अंधेरे क्यों ना हो, अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने की आग है तो आप पूरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है ऐसे और वीडियोस बनाने को। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर दें।